मोहनलाल जी अपनी आराम कुर्सी पर बैठकर चाय का आनंद ले रहे थे कि तभी उनका पोता वहां आता है। बंटी अपने दादाजी से बोलता है, ये कैसी किताबें पढ़ रहे हैं आप दादाजी? इसमें तो कोई फोटो भी नहीं है। यह देखिए मेरी कॉमिक। अच्छा दिखाओ, पढ़कर देखे तो जरा। अपनी किताबों को एक तरफ रखते हुए मोहनलाल जी ने कहा। तो बंटी ने उनके हाथ में कॉमिक बुक थमा दी। देखते ही मोहनलाल जी बोले, ये कैसी किताबें पढ़ते रहते हो तुम बंटी? कुछ अच्छी पुस्तकें पढ़ा करो। इसमें तो यह मारधाड़ के ही चित्र हैं। और यह लाल रंग का अजीब सा आदमी कौन है? दादाजी, ये तो स्पाइडरमैन है, सुपर हीरो। अरे बेटा, कॉमिक तो हमारे जमाने में भी हुआ करती थी, चाचा चौधरी के किस्से, जिसमें अच्छी सीख भी मिलती थी और मनोरंजन भी हो जाता था। क्या दादाजी, आपको तो कुछ भी नहीं पता एंटरटेनमेंट के बारे में? नाराजगी भरे स्वर में कहते हुए बंटी अपने दादाजी के हाथ से अपनी कॉमिक बुक लेकर बाहर भाग गया। मोहनलाल जी बड़ी हैरानी से बंटी की तरफ देखते रहे और फिर उदास होकर कुछ सोच विचार में पड़ गए और अपनी पत्नी से बोले, शायद आज के जमाने के हिसाब से अच्छा है। दरअसल कुछ महीने पहले तक मोहनलाल जी अपनी फैक्ट्री चलाते थे और उनका बेटा सुमित उनके साथ ही फैक्ट्री का काम संभालता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक उन्हें दिल में दर्द की शिकायत हुई और एकाएक पसीने से तरबतर हो गए। डॉक्टर के पास ले जाया गया तो पता चला हार्ट अटैक आया था। डॉक्टर ने सर्जरी करवाने की सलाह दी। सर्जरी के बाद कुछ महीनों तक आराम करने को कहा गया। मोहनलाल जी, जो पूरी तरह चुस्ती के साथ अपनी फैक्ट्री का काम संभालते थे, बड़े ध्यान से एकाएक घर बैठ गए। कुछ दिनों तक तो सुमित उन्हें फैक्ट्री के खर्चों और कमाई का पूरा हिसाब देता था, लेकिन फिर समय बीतने के साथ उसने भी हिसाब देना उन्हें बंद कर दिया। मोहनलाल जी ने जब बेटे से हिसाब के बारे में पूछा तो इस पर सुमित मुंह बनाते हुए बोला, टका सा जवाब दे दिया, पिताजी, आजकल डिजिटलाइजेशन का ज़माना है। इसमें मैंने फैक्ट्री का सारा हिसाब किताब अब कंप्यूटराइज करवा दिया है। आप रहने दीजिए, आप आराम कीजिए। आपको इस बारे में जानकारी नहीं है। मैं सब संभाल लूँगा, आप चिंता क्यों करते हैं? बेटे की यह बात सुनकर मोहनलाल जी निराश हो गए। उस दिन से मोहनलाल जी को लगने लगा था कि इस नए जमाने में उनके अनुभव की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी मोहनलाल जी सोच विचार में पड़े हुए थे कि उनकी पत्नी ने आवाज लगाई, चलिए बहू ने नाश्ता लगा दिया है, खा लीजिए। मोहनलाल जी डाइनिंग टेबल पर आए तो उन्होंने एक नज़र नाश्ते की प्लेट पर डाली। आज फिर से बहू ने उनके सामने सिर्फ मक्खन लगाकर ब्रेड रख दिया था। देखते ही मोहनलाल जी बोले, यह भी कोई नाश्ता हुआ भला? बाजार से ब्रेड मंगवाए और मक्खन लगाकर परोस दिए। घर में ही कुछ अच्छा सा बना लिया होता। ठीक है, यदि आपको यह चीज़ें पसंद नहीं हैं तो मैं आपके लिए दलिया बनाकर ले आती हूँ। मोहनलाल जी की नाराजगी को देखकर राधा जी बोली और रसोई घर में चली गई। अपनी सासू माँ को रसोई घर में दलिया बनाते देखकर बहू आकर तुरंत बोली, आप यह क्या कर रही हैं माँ जी? नाश्ता तो मैंने कब का बना दिया है। बहू, तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हारे बाबूजी को ब्रेड कुछ खास पसंद नहीं है, इसलिए उनके लिए दलिया बनाने आई थी। माँ जी, पहले मुझे बच्चों के लिए और इनके लिए टिफिन पैक करने दीजिए। आप यह सब काम बाद में भी कर सकती हैं ना। और वैसे भी बाबूजी को कहाँ जाना है, वे तो घर पर ही बैठे रहते हैं। बहू की यह बातें बाहर बैठे मोहनलाल जी के दिल में तीर की तरह चुभ रही थी और राधा जी भी अपना सा मुंह लेकर रसोई से बाहर आ गई। राधा जी मोहनलाल जी को गंभीर मुद्रा में देखकर कहने लगी, सुनिए जी, अब आपकी तबीयत संभल गई है तो क्यों ना आप फिर से फैक्ट्री जाना शुरू कर दें। आपकी दिनचर्या भी कुछ व्यस्त हो जाएगी और दिल भी लगा रहेगा आपका। तुम ठीक कहती हो राधा, कुछ दिनों से मेरे दिमाग में भी यही सब चल रहा था। वैसे भी मैं घर बैठे बैठे बोर हो जाता हूँ। अगले दिन सुबह जब बेटा तैयार होकर ऑफिस चला गया तो मोहनलाल जी भी उत्साहित होकर फैक्ट्री जाने के लिए तैयार होने लगे। आज बाबूजी के मन में बहुत उत्सुकता थी उन सब लोगों से मिलने की जिन्होंने उनका इतने वर्षों तक फैक्ट्री के काम में साथ दिया था।
वे अपने साथ काम करने वालों को नौकर ना समझकर अपना साथी समझते थे, जिन्होंने उनके काम को फर्श से लेकर अर्श तक पहुंचाने में उनकी भरपूर मदद की थी। मोहनलाल जी का दफ्तर दूसरी मंजिल पर था, तो सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते भी उन्हें थकावट होने लगी थी, लेकिन उनके उत्साह के आगे वह थकावट कुछ भी न थी। जब मोहनलाल जी फैक्ट्री पहुंचकर अंदर गए तो देखा कि बेटा सुमित उनकी सीट पर बैठा हुआ था और उन्हें सामने देखकर चौंक सा गया। बाबूजी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? कहते हुए उसने हैरानी जताई। तो मोहनलाल जी बोले, हाँ बेटा, बहुत दिनों से घर बैठे बैठे मैं बोर हो रहा था, तो सोचा फैक्ट्री जाना शुरू किया जाए। मोहनलाल जी ने इधर उधर देखा कि सारी पुरानी मशीनें बदलकर सुमित ने नई मशीनें लगवा दी थी। इस बात का भी इतना ताज्जुब उन्हें नहीं था जितनी हैरानी इस बात की थी कि उनका रखा हुआ एक भी वर्कर वहां पर मौजूद नहीं था। बेटा, सारे पुराने वर्कर्स कहाँ गए? पिताजी, दरअसल बात यह है कि मैंने सारी पुरानी मशीनें बदलवा कर नई मशीनें लगवा दी हैं, और जहाँ तक बात रही वर्कर्स की, पुराने वर्कर्स को इन मशीनों को चलाने का ज्ञान नहीं था, इसलिए मैंने पुराना स्टाफ बदल दिया है। मोहनलाल जी को यह सुनकर धक्का सा लगा। काउंटर पर लगी कुर्सी पर बैठने लगे तो इतने में सुमित ने टोक दिया, पिताजी, ये अकाउंटेंट की जगह है, वह अभी आता ही होगा, आप वेटिंग रूम में बैठ जाइए। यह सुनकर मोहनलाल जी का चेहरा फीका सा पड़ गया। अपने काम पर वापस आने का सारा उत्साह औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ा। स्वयं को अपेक्षित महसूस करते हुए वह जाकर वेटिंग रूम में बैठ गए। कुछ देर बाद देखा तो वर्कर्स काम करने के स्थान पर मोबाइल चला रहे थे। इस पर उन्होंने वर्कर्स को डांट लगा दी। उस समय सुमित यह सब कुछ देखकर कुछ नहीं बोला, लेकिन जब रात को घर आया तो पिताजी पर बरस पड़ा। बाबूजी, आपको फैक्ट्री आने की क्या जरूरत थी? आप बूढ़े हो गए हैं, घर पर ही रहा कीजिए, और यदि घर पर बैठे बैठे भी बोर हो जाते हैं तो तीर्थ यात्रा पर क्यों नहीं चले जाते? लेकिन कृपा करके मेरे काम में दखल मत दीजिएगा। माँ बाबूजी दोनों अपने बेटे के मुंह से यह बात सुनकर जड़तव से हो गए। राधा जी बोली, बेटा, तेरे बाबूजी तो तेरी मदद करने के लिए ही आए थे, कोई जरूरत नहीं है मुझे उनकी मदद की, अपना काम कैसे करना है मैं अच्छे से जानता हूँ। कहते हुए सुमित अपने कमरे में चला गया। आंसू से भरी आंखें लिए दोनों मोहनलाल जी और राधा जी एक दूसरे को देखने लगे। फिर राधा जी ने मोहनलाल जी को तसल्ली देते हुए कहा, जाने दीजिए जी, वैसे भी आज नहीं तो कल फैक्ट्री तो उसे ही संभालनी है। अपने पति को तो उन्होंने तसल्ली भरे शब्द कह दिए, लेकिन मन ही मन में ब्लड प्रेशर की मरीज राधा जी अपने बच्चों द्वारा दिए जाने वाले उपेक्षा भरे व्यवहार से चिंतित रहने लगी थी। अब उनका अपने ही घर में मन नहीं लगता था। एक दिन उन्होंने देखा फ्रिज में कोई हरी सब्जियां नहीं पड़ी थी, तो सोचा जाकर बाजार से कुछ हरी सब्जियां लेकर आ जाएं। दरवाजे से बाहर निकलकर जैसे ही वह कुछ सीढ़ियां नीचे उतरी तो अचानक चक्कर आने के कारण संभल न सकी और सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे आ गई। करीब 1 घंटे तक भी जब राधा जी घर वापस नहीं आई तो मोहनलाल जी को चिंता सताने लगी। इतने में फर्स्ट फ्लोर वाले वर्मा जी ने आकर जानकारी दी कि राधा जी नीचे बेसुध हालत में पड़ी हुई हैं, उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया गया है। लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया था। मोहनलाल जी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वे बेसुध से पड़े रहे। अपनी पत्नी के जाने का आघात वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उनकी छोटी बहन दमयंती और बेटी ज्योति ने उन्हें संभाला, लेकिन राधा जी की 13वीं के बाद सारे रिश्तेदार भी चले गए थे। आखिर वे कब तक रहते? अपने बच्चों के व्यवहार से तो वह पहले ही उपेक्षित महसूस कर रहे थे। जब तक राधा जी का साथ था तो उन्हें हौसला रहता था। बहू की अपमानजनक बातें और बेटे का रूखापन भी वह बर्दाश्त कर लेते थे। अब तो एक एक पल काटना भी उनके लिए मुश्किल होता जा रहा था। बेटा, बहू और बच्चे अपनी जिंदगी में मस्त थे, लेकिन मोहनलाल जी से बात करने वाला वहां कोई न था। अब मोहनलाल जी को अपनी जिंदगी बोझ सी लगने लगी थी। 2-4 महीनों में उनकी बेटी उनका हालचाल जानने आ जाया करती थी तो उनका मन खुश हो जाता था, लेकिन इसके जाने के बाद जिंदगी फिर से अंधेरी रात लगने लगी।
आज नाश्ते में फिर मक्खन लगे ब्रेड उनके सामने रखे गए थे। वे जानते थे कि ऐसा भोजन उनकी तबीयत के लिए सही नहीं है, लेकिन करते भी तो क्या करते। आज उनके कहने पर दलिया या पोहा बना देने वाली राधा जी भी उनके पास नहीं थी, इसलिए वह ब्रेड उन्होंने चुपचाप खा लिए। जैसे ही वह नाश्ता कर अंदर जाने लगे तो अचानक डोरबेल बजी। सुमित ने दरवाज़ा खोला। अरे बुआ जी, आप यहाँ? बुआ जी के हाथ में बैग देखकर सुमित और उनकी पत्नी हैरान रह गई। हाँ बेटा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, तो मैंने ही कुछ दिनों के लिए तुम्हारी बुआ दमयंती को यहाँ रहने के लिए बुलाया था। लेकिन बाबूजी, बुआ जी को तकलीफ देने की क्या जरूरत थी? मेरा मतलब है, आखिर उनका भी परिवार है, बहू कहने लगी। तो इतने में उनकी बात काटते हुए बुआ जी बोली, अरे नहीं बहू, इसमें तकलीफ किस बात की? अपनों के लिए भी थोड़ा समय निकालना चाहिए। हालात से परेशान होकर मोहनलाल जी के चेहरे पर अपनी बहन के आते ही मुस्कुराहट सी आ गई। अब उन्हें अकेलेपन का एहसास नहीं हो रहा था। आज वह खुश थे। दमयंती जी अपने भाई को पौष्टिक खाना बनाकर देने लगी। उनके फल और सब्जियों के समय का भी पूरा ध्यान रखती थी, और कभी कभी बेटी ज्योति भी आ जाया करती थी। तो मोहनलाल जी की तो जैसे दुनिया ही रोशन हो गई थी। वे अपनी पुरानी दुख भरी बातें भूल चुके थे। वे अपनी पत्नी के जाने का गम भूलते जा रहे थे। लेकिन तेज मिजाज बहू को, बुआ सास को अपने घर रहना नहीं सुहा रहा था। उनकी उपस्थिति उनकी आंखों में खटकने लगी थी। देखिए जी, मैं जानती हूँ कि माँ के जाने के बाद बाबूजी थोड़े अकेले से हो गए हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आए दिन घर पर मेला सा लगा रहे। हर 2-4 दिन बाद बेटी को बुला लेते हैं, और बुआ जी जो आए दिन मुझ पर रौब झाड़ती रहती हैं, उन्हें तो मेरे सिर पर ही बैठा कर रख दिया है उन्होंने। ऐसा कब तक चलेगा जी? अपनी पत्नी की बातें सुनकर सुमित भड़क उठा। अगले दिन सुबह जब बुआ जी मंदिर गई तो सुमित अपने पिता के पास आकर बोला, बाबूजी, बुआ जी घर वापस कब जा रही हैं? क्या मतलब है तुम्हारा सुमित? तुम्हें कोई तकलीफ है क्या उसके रहने से? अपनी बुआ के यहाँ रहने से? तकलीफ तो है बाबूजी, आए दिन आपकी बहू पर रौब जमा कर रखती हैं वह। बुआ जी, और फिर कितनी महंगाई का जमाना है, एक एक सदस्य से भी बजट में फर्क पड़ता है। हम कब तक उनकी जिम्मेदारी उठाएंगे? बेटा, जिम्मेदारी तो वह मेरी उठा रही हैं। उनके आने से मुझे बहुत सहूलियत हो गई है। मेरे सारे काम झट से कर देती हैं, और अपने दिल का हाल भी उनसे बांट लेता हूँ मैं। वह तो मैंने ही उसे कुछ दिन यहाँ रुकने को कहा था, क्योंकि अपने घर में उनकी और खास जिम्मेदारी भी नहीं बची थी। बाबूजी, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपकी बहू तो कोई जिम्मेदारी उठाती ही नहीं। काम तो बुआ जी के आने से पहले भी हुआ करता था ना, सुमित ने तिड़कते हुए कहा। और जहाँ तक रही अकेलेपन की बात, तो आए दिन तो आप ज्योति को बुला लेते हैं यहाँ पर। घर पर सुमित गुस्से में चिल्ला कर बोला। उसकी बातों ने मोहनलाल जी को अंदर तक जख्मी कर दिया था। वे चाहकर भी इसके आगे कुछ न बोल सके, लेकिन एक बात अब वह समझ गए थे कि उनके बेटा बहू अब उनकी बहन को घर में शांति से रहने नहीं देंगे। मोहनलाल जी बड़ी दुविधा में पड़ गए थे। आए दिन बहू कोई न कोई झगड़ा करके उन्हें निकालने की कोशिश करेगी, और अपनी बहन को अपमानित होते वह नहीं देख पाएंगे। मोहनलाल जी आज फिर से उदास थे, इसलिए अगले दिन उन्होंने अपने दिल पर पत्थर रखकर अपनी बहन को वापस घर भेज दिया। अब साथ से ग्रसित होकर मोहनलाल जी वापस अपने कमरे में आकर अपनी पत्नी की तस्वीर के आगे आकर बैठ गए। राधा, तुम्हारे जाने का गम मैं अपनी बहन के सहारे ही तो सहन कर पा रहा था। राधा, वह रहती तो अकेलेपन का एहसास भी नहीं करता था। तुम्हारे बेटे बहू को उसका यहाँ रहना भी बर्दाश्त नहीं हुआ। क्या मैं अपनी बहन या बेटी को अपनी मर्जी से अपने घर भी नहीं बुला सकता? बोलो ना राधा। आज मोहनलाल जी उदास भरे स्वर में बोले। आंसू बहाते हुए रूंधे हुए गले से मोहनलाल जी बोले। बहन के जाने के बाद मोहनलाल जी के दिल में फिर से वही उदासी सी छा गई। वे अपने दबे मन से रहने लगे। जब तक उनकी बहन दमयंती उनके घर पर रहती, हल्का फुल्का भोजन बनाकर दे दिया करती थी।
लेकिन बहन के जाने के बाद बहू ने फिर से नाश्ते में ब्रेड टोस्ट बनाने शुरू कर दिए। इस कारण मोहनलाल जी का पेट अब खराब रहने लगा। दिन यूं ही बीत रहे थे। जब तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब होने लगी तो मोहनलाल जी ने अपनी बहू को खिचड़ी बनाने के लिए कहा। बहू ने अनमने मन से बनाने के लिए हाँ तो कह दी, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी मोहनलाल जी को खिचड़ी न मिली। दोबारा याद दिलाने पर वह तीव्र स्वर में उन पर भड़कते हुए बोली, बाबूजी, एक तो सारा दिन मेरा काम खत्म ही नहीं होता और ऊपर से आपकी नई नई फरमाइशें। इतना तो आपको भी सोचना चाहिए कि मैं अकेली आखिर क्या क्या करूंगी। हद हो गई। इतनी बातें सुनाते हुए अनमने मन से बहू रसोई में खिचड़ी बनाने चली गई। बेचारी मोहनलाल जी अपराध बोध से ग्रस्त होकर अपने कमरे में लौट गए। कुछ देर बाद उन्हें खिचड़ी तो मिल गई, लेकिन अब वह खिचड़ी उन्हें किसी जहर से कम नहीं लग रही थी। सोचने लगे कि शायद जहर खाना इस खिचड़ी को खाने से ज्यादा आसान था। मोहनलाल जी, ये तमाशा अब रोज का काम बन चुका था, लेकिन शिकायत करते भी तो किससे करते, आखिर उनका था ही कौन। इस घर में अब उनका सुख दुख बांटने वाला भी कोई नहीं था। जब उनका बेटा ही उन्हें समझने को तैयार ही नहीं था तो किसी और से क्या गिला करते। सोचने लगे कि क्या यही दिन देखने के लिए बेटा मांगा था भगवान से। न जाने कितनी मन्नतें मांगी थी। सोचा था कि बेटा बड़ा होकर बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगा, हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेगा। कितना बड़ा भ्रम पाल रखा था हमने। देख रही हो राधा, हमारे प्यार और त्याग की यह कीमत लगाई हमारे बेटे ने। कहते हुए मोहनलाल जी भरी आंखों से अपनी पत्नी की तस्वीर निहारने लगे। ये सब बातें सोचते सोचते उनका उस घर में दम अब घुटने लगा था, तो बाहर की ताज़ी हवा खाने के इरादे से थोड़ी देर के लिए पार्क की तरफ चल दिए। पार्क में पहुंचकर उनकी अपने पुराने मित्र राधे श्याम से मुलाकात हो गई। इतने समय बाद अपने मित्र से मिलकर मोहनलाल जी के चेहरे पर प्रसन्नता के भाव आ गए। दोनों मित्र मिलकर अपने बचपन की पुरानी यादें ताज़ा करने लगे। बातों बातों में मोहनलाल जी अपने घर की परेशानियों को भूल भी गए थे, लेकिन जब मित्र ने राधे श्याम जी से परिवार की कुशलता के बारे में पूछा तो मोहनलाल जी का चेहरा मुरझाया सा हो गया और आंसुओं का पैमाना छलक पड़ा। इतने दिनों बाद किसी से अपनापन पाकर मोहनलाल जी ने अपने दिल का गुब्बार अपने मित्र के आगे खाली कर दिया। कैसे दिन रात मेहनत करके उन्होंने कारखाना खड़ा किया था, खून पसीने की कमाई से मशीनें खरीदी थी उन्होंने, कितनी रातों की नींद हराम की थी, तब जाकर फैक्ट्री के लिए बिल्डिंग तैयार हुई थी और आज अपनी फैक्ट्री में उन्हें जाने की इजाज़त नहीं थी। राधे श्याम जी यह सुनकर हैरान थे। जिस बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा किया, आज वही बेटा उन्हें बोझ समझ रहा था। राधे श्याम जी व्यवहारिक बुद्धि के स्वामी थे। मोहनलाल जी के दर्द और पीड़ा का आलम देखते हुए उन्होंने कहा, मोहनलाल, यह वक्त कमजोर पड़ने का नहीं बल्कि हिम्मत दिखाने का है। डर कर बैठने का नहीं बल्कि शेर की दहाड़ दिखाने का वक्त है। आगे तुम खुद ही समझदार हो। मित्र के शब्दों ने उनके हारे हुए दिल में नई हिम्मत का संचार कर दिया था। घर आते वक्त उनके मन की घबराहट कोसों दूर चली गई थी। पार्क से सैर करके घर लौटे ही थे। थोड़ी ही देर में उनकी बेटी ज्योति भी घर पर आ गई। आओ बेटी, कितने दिनों से तुमसे मिलने का दिल कर रहा था। अच्छा किया जो आ गई। मोहनलाल जी ने बहू को कुछ चाय नाश्ता बनाने के लिए कहा। जब बहू चाय के साथ ब्रेड पर मक्खन लगाकर ले आई, नाश्ते की प्लेट में ब्रेड देखकर ज्योति बोली, बाबूजी, आप ये ब्रेड वगैरह मत खाया कीजिए। भाभी, बाबूजी के लिए कुछ हल्का फुल्का भोजन बनाकर ले आइए जिसे पचाने में आसानी हो। इतनी बात सुनते ही बहू तो जैसे उबल पड़ी और बोली, एक तो माँ जी के जाने के बाद आए दिन घर पर किसी न किसी का आना जाना लगा ही रहता है और ऊपर से अब मैं इनकी भी चाकरी करती फिरूं। आप लोग क्या चाहते हैं कि सारा दिन मैं रसोई में ही खड़ी रहूं? अगर इतनी ही चिंता हो रही है अपने बाबूजी की तो अपने घर लेकर क्यों नहीं चली जाती? बहू की जली कटी बातें सुनकर मोहनलाल जी हैरान रह गए। आज उन्होंने चुप रहना उचित न समझा। बस बहुत हुआ। सहसा मोहनलाल जी के मुंह से यह 3 शब्द निकले, बस।
और उन्होंने मन ही मन कुछ ठान लिया था। बहू, तुम शायद भूल रही हो कि यह घर मेरा है और मेरे ही घर से मुझे निकालने वाली तुम होती कौन हो? क्या मतलब है आपका? बहू गुस्से से चिल्लाने लगी तो बाबूजी बोले, बहू अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई और इस घर में कोई भी इतना बड़ा नहीं हुआ कि मेरी बात को काट सके। ये बातें चल ही रही थी कि सुमित घर पर आ गया और बाबूजी को जोरदार आवाज में रौब से बोलता हुआ देखकर चिल्लाने लगा, बाबूजी ये क्या तमाशा लगा रखा है आपने? बेटे की जोरदार आवाज सुनकर भी बाबूजी आज कमजोर नहीं पड़ने वाले थे। सुमित की आंखों में आंखें मिलाते हुए बोले, ये बात तो मुझे तुम लोगों से पूछनी चाहिए, आखिर चल क्या रहा है इस घर में? अपने ही खून पसीने की कमाई से खड़ी की गई फैक्ट्री में मुझे जाने की इजाजत नहीं है। एक दिन के लिए अपनी फैक्ट्री में क्या गया? तुमने तो मुझे तीर्थ यात्रा पर जाने की सलाह दे डाली। पाई पाई इकट्ठी करके जिस घर को खरीदा उसी घर में मुझे बोझ समझा जा रहा है। आखिर तुम दोनों मुझसे चाहते क्या हो? सुबह की चाय के लिए भी घंटों इंतजार करना पड़ता है। 2 वक्त की रोटी के लिए तरसा कर रख दिया है तुम लोगों ने मुझे। तुम्हारी माँ के जाने के बाद अकेलापन काटने लगा तो तुम्हारी बुआ को कुछ दिनों के लिए बुला लिया था मैंने, पर तुम्हें वह भी बर्दाश्त नहीं हुआ। तुम लोगों से उसका रहना भी बर्दाश्त नहीं हुआ और आज ज्योति आई है तो बहू ने उसे भी जली कटी सुना दी। एक बात कान खोलकर सुन लो बहू, जिस घर से तुम मुझे निकालने को कह रही हो वह घर आज भी मेरे नाम पर है, तुम्हारा नहीं है और ना ही तुम्हारे पति की कमाई का है। और यदि कोई इस घर से जाएगा तो तुम दोनों। और बेटा, जिस फैक्ट्री पर आज तुम अधिकार जमा रही हो उस फैक्ट्री का मालिक आज भी मैं हूँ, जानते हो ना तुम? मैं चाहता तो उसे बेच भी सकता हूँ और आज भी इतनी हिम्मत है मुझ में कि अपनी फैक्ट्री फिर से संभाल सकूं। बेटा, मैं बूढ़ा जरूर हुआ हूँ लेकिन आत्मसम्मान अभी जिंदा है मुझ में। मैं कल से अपनी फैक्ट्री में जाकर अपना काम संभालने वाला हूँ और यदि किसी को मेरी मदद करनी है तो वह फैक्ट्री आ सकता है। आज बेटा और बहू दोनों बाबूजी का यह रूप देखकर अवाक रह गए। इतने रौब से तो बाबूजी ने आज तक कभी बात नहीं की थी, लेकिन आज केवल बाबूजी ही बोल रहे थे और बाकी सब लोग सिर नीचा किए सुन रहे थे। अगले दिन सुबह बेटे और बहू के व्यवहार में जमीन आसमान का अंतर आ गया था। आज बाबूजी को नाश्ते में दलिया खाने को मिला और सुमित बाबूजी को फैक्ट्री ले जाने के लिए तैयार होकर खड़ा मिला। आज मोहनलाल जी फैक्ट्री में अपनी पुरानी सीट पर बैठे हुए थे, न कि वेटिंग रूम में। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।